चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था इंडिया ने टीम वही खिलाई। और बहुत बहुत धन्यवाद रोहित शर्मा का, मुकेश कुमार होल्डिंग को टीम में नहीं लिया और आकाशदीप को लिया। और आकाशदीप का क्या जबरदस्त डेब्यू रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने उसको अभी तक आज तक खेलते हुए कभी देखा नहीं, तो इसलिए मुझे मालूम नहीं था। हालांकि डोमेस्टिक का रिकॉर्ड उसका अच्छा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करता होगा। उसने काफी अच्छी बॉलिंग की और सबसे बड़ी बात कि उसकी बॉलिंग में पेस भी था, तो कंटिन्यूअसली उसने 140 के ऊपर बॉलिंग की। हालांकि उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है नो बॉल करने की, लेकिन काफी उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और बहुत ही तेज दौड़ के आ रहा था बॉलिंग करते हुए। बॉल में अच्छा निप भी था, काफी मूव हो रही थी उसकी बॉल। और सबसे अच्छी बात जो उसकी थी कि वो कंटिन्यूअसली स्टंप्स को अटैक कर रहा था। तो आप ये अगर आपने शुरू में देखा हो कि जिस तरह से सिराज की पिटाई हो रही थी, उसके बावजूद भी कहने को तो ये नया बॉलर था तो इसको ज्यादा टेंशन में आना चाहिए था, लेकिन इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की और बैट्समैन इसको खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैक क्रॉली इसकी नो बॉल पे बोल्ड भी हो गया। क्या गजब की बॉल थी वो। अब हालांकि नो बॉल हो गई, अदरवाइज वो उसको खैर काउंट नहीं कर सकते और ना ही उसके बारे में हमें कुछ डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि वो बॉल तो नो बॉल थी। खैर जो भी हो, आज शुरुआत में तो बड़ा बढ़िया काम हो गया कि इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया। मैं एक्चुअली ये चाहता था, बल्कि मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि देखिए, आप जब होम टीम हो तो होम टीम में मैं तो ये कहता हूं कि सामने वाली टीम को ये बोल देना चाहिए कि भाई टॉस आप जीत गए हो, आपको जो मर्जी आप वो करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है कि आप एक होम टीम हो। विकेट आप किस तरह का बनाते हो ये आपके हाथ में है। उसके बाद अगर टॉस भी आप जीत जाओ और आप अपनी मर्जी से बैटिंग या बॉलिंग ले लो, तो फिर सामने वाली टीम के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इस तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि खैर ये बहुत ही फार फेच्ड मेरी थिंकिंग है। टॉस शुड बी डन अवे विथ एंड द ओवरसीज टीम और द ट्रेवलिंग टीम शुड बी अलाउड टू डिसाइड व्हाट दे वांट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता किसी भी हालत में, हिस्टोरिकली ये ऐसा होता नहीं है। तो अदरवाइज आप थोड़ा सा नलीफाई कर सकते हैं होम एडवांटेज को। लेकिन टॉस जीत के बेन स्टोक्स तो बड़ा खुश हो गया। बेन स्टोक्स को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई, और वाकई लॉटरी लगने वाली ही बात है। जिस तरह का विकेट दिख रहा था, इतने सारे क्रैक्स और ड्राई विकेट, तो उस हिसाब से तो जैसे गेम चला भी फर्स्ट हाफ में लंच के पहले, तो हालांकि शुरुआत में तो इन लोगों ने, बेन डकेट ने और जैक क्रॉली ने अच्छी बैटिंग की और 40 रन जोड़ लिए इन लोगों ने। हालांकि कोई बहुत ज्यादा बेन डकेट उतना एग्रेसिव नहीं खेल पा रहा था जितना वो नॉर्मली खेलता है, लेकिन उसके लिए अब ये तो पहले दूसरे मैच में जब इन्होंने ठुकाई खाई थी, उसके बाद से इनको समझ में आ गया कि भाई अब ये स्वीप जो मारते हैं ये लोग, तो इनके स्वीप को कर्टेल करने के लिए वहां फील्डर्स लगाने हैं। तो अब इंग्लैंड के बैट्समैन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है स्वीप मारने में, क्योंकि अब ये लोग हिचक रहे हैं कि वहां पे फील्डर लगे हुए। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये भैया तुमको पहले ही मालूम था कि ये स्वीप मारते हैं, स्वीप मारेंगे, रिवर्स मारेंगे, आड़ा टेढ़ा सब कुछ मारेंगे, तो तुम पहले से तैयार नहीं हो सकते थे? तो पहले टेस्ट मैच क्यों हार गए? वो उसको ओली पोप को सारे तुमने शॉट मारने के लिए दे दिए। अब आज किस तरह से ओली पोप आउट हुआ है, हालांकि चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये जैक क्रॉली बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन उसकी काफी जबरदस्त वीकनेस हमको तो समझ में आ गई। अब पता नहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट को समझ में आई है या नहीं आई है। मुझे लगता है कि अब बाकी की जो 3 पारियां बची हैं उसमें जैक क्रॉली स्कोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सिग्निफिकेंट वीकनेस नजर आ गई है अंदर आती हुई बॉल के ऊपर। उसके बैट और पैड के बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। जो आकाशदीप की नो बॉल पे भी वो बोल्ड हुआ है, वो भी उसके बैट और पैड के बीच में से निकली, और फाइनली जो वो बोल्ड हुआ, आउट हुआ, वो भी बैट और पैड के बीच में से ही गई है। तो अब ये तो इन लोगों को मार्क करके रखना चाहिए कि ये जैक क्रॉली को कैसे आउट करना है। इन लोगों के लिए कंपैरेटिवली काफी आसान काम होना चाहिए, लेकिन सिराज को और ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये एनालिस्ट बाहर बैठे बैठे क्या करते रहते हैं। वीडियो एनालिस्ट क्या देखते नहीं है? ये लोग बताते नहीं है। सिराज की तो अच्छी खासी धुलाई कर दी, एक ओवर में 18-20 रन ठोक दिए थे उसने। मतलब ये हालत हो गई कि सिराज को तो निकालना ही पड़ गया बॉलिंग अटैक से। फिर भी बेचारा आकाशदीप लगा रहा। आकाशदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बेन डकेट को तो वो बहुत ही टिपिकल एक टेस्ट मैच स्टाइल का जो कॉट बिहाइंड उसने करवाया है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया उसको देख के। जैक क्रॉली बाद में जो बोल्ड हुआ है वो भी काफी मजेदार था काम।
ओली पोप का जो आउट हुआ है ना, वो मुझे लगता है कि वो डाउटफुल है। मतलब इतना 2 कदम आगे आके और उसके बाद बॉल उसके नी रोल पे लग रही है और वहां से भी डीआरएस बोल रहा है कि ये विकेट को हिट कर रही है। मतलब नौ अजीब सी बात है ये तो। मेरे किसी भी हालत में गले से उतरने वाली बात नहीं है और ना ही किसी और को उतरेगी। ऐसा कैसे, मतलब इतना, दिस इज इम्पॉसिबल। अच्छी खासी बॉल नी रोल पे लगी है और वो अब 2-3 कदम आगे आके खेल रहा है। वो तो अपनी किस्मत को बिल्कुल आज रो रहा होगा ओली पोप। मतलब वो आउट नहीं होना चाहिए था। बाकी इंडियंस ने तो अपना दिखा दिया जलवा। मतलब डीआरएस लेने के लिए एक तो ये जड्डू आधा पागल है। ये हर विकेट, हर इसके को कोई भी बैट्समैन के पैड में लगे और ये तो बस रोने पीटने लग जाता है। इसका तो बस चले तो वहां लौट जाए एकदम रोता हुआ एकदम कि नहीं नहीं मुझे तो विकेट दे ही दो। और उस चक्कर में क्या हुआ, इसने डीआरएस गवा दिए। और फाइनली क्या हुआ, जब ओली रॉबिन्सन खेल रहा था आखिरी में, वो प्लम एलबीडब्ल्यू था लेकिन तुम्हारे पास डीआरएस ही नहीं बचा था। तीनों गवा दिए। 60 ओवर में तो ये हाल था कि इनका 60 ओवर में तो तीनों डीआरएस गवा दिए थे इन लोगों ने। ये ऐसे पागलपन के डिसीजंस इन्होंने लिए। यहाँ ध्रुव जुरेल को भी मैं दोष दूंगा कि एज अ विकेट कीपर ये बहुत ही गलत बात है। उसका भी डिसीजन कोई ठीक नहीं है। ये डीआरएस अगर वेस्ट होता है तो उसमें 80% तो विकेट कीपर का हाथ है, बाकी 20% बॉलर का। तो बॉलर तो पागलों की तरह, इनको समझ में नहीं आता कि क्या, मतलब तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि बॉल तुम्हारी कहां जा रही है, क्या हो रहा है। इस चक्कर में आखिरी में इनको भुगतना पड़ गया। जड्डू को खुद ही समझना चाहिए कि पहले जो डीआरएस गवाया है बाद में उसकी वजह से एक विकेट मारा गया। खैर, ये शुरू में जो मॉइस्चर था विकेट में उसकी वजह से ये लोग, मतलब बॉल काफी ऊपर नीचे हो रही थी। जैक क्रॉली को भी कुछ बॉल एकदम, वो तो 6 फीट 8 इंच हाइट है उसकी, उसके बावजूद उसके मुंह पे आ गई थी कई बॉल्स। काफी उल्टा सीधा हो रहा था शुरुआत में, लेकिन फिर उसके बाद 40 रन पे, जब इनका 47 रन पे बेन डकेट आउट हुआ है, उसके बाद ओली पोप तो तुरंत ही आउट हो गया 2 बॉल बाद ही। और फिर 57 रन पे जैक क्रॉली बोल्ड हो गया। आकाशदीप ने बहुत बढ़िया बोल्ड किया उसको। और जॉनी बेयरस्टो जब आया अच्छा खासा खेल रहा था, अच्छा खासा खेलते हुए, और बताइए आप क्या शॉट मारा है, वही जो पिछले टेस्ट मैच में मारा था। विकेट अच्छे खासे तुम खेल रहे हो, सब कुछ कॉन्फिडेंस है तुम्हारा, बल्ले में बॉल आ रही है और उस टाइम तक विकेट सेटल भी हो गया था। ऐसा भी नहीं है कि विकेट मतलब ऊपर नीचे हो रहा हो। कोई भी बॉल, किसी भी बॉल ने जॉनी बेयरस्टो को मिसबिहेव नहीं किया और आपने फिर वही आड़ा मार दिया। अश्विन की बॉल पे, अश्विन को वो फ्री फंड का विकेट मिला है बिल्कुल। आज अश्विन, मैं जो कल क्रिटिसाइज कर रहा था, आज देख लिया आप लोगों ने किस तरह से बॉलिंग की अश्विन ने। 80 रन पिटवाए और उसके बाद विकेट मिला एक, वो भी बेयरस्टो का, वो भी मिलना नहीं चाहिए था उसको विकेट। ऐसा तो हाल है अश्विन का अभी। लेकिन अभी देखना आप, अभी और उल्टी सीधी स्पिन होने लगी, अभी 6 विकेट खा जाएंगे ये। ऐसी हालत है। दूसरी बात, रोहित शर्मा की कप्तानी, उसको बेचारे को, कुलदीप यादव को कुल मिला के आखिरी, मतलब 4:15 4:30 बजे तक तो उसको 7 ओवर ही दिए थे दिन में। जडेजा ने 25 ओवर फेंक दिए, अश्विन ने 22 ओवर फेंक दिए। लेकिन आपका जो तीसरा स्पिनर है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उसको आपने सिर्फ 7 ओवर दिए। वहां कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं शायद रोहित शर्मा को बाकी 2 के ऊपर ज्यादा भरोसा है। अरे भरोसा क्या भैया, विकेट तो मिल नहीं रहे ना। और मतलब आप देखिए, लंच तक इन लोगों के जो 5 विकेट हो गए थे, इंग्लैंड के 112 रन पे 5 विकेट, हालत अच्छी खासी पतली हो गई थी। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से वहां लपेट सकते थे इंग्लैंड को, लेकिन जो रूट ने क्या कमाल की बैटिंग की है। अब देखिए, इंग्लैंड को आज जिस तरह से जो रूट ने बैटिंग की है, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा। अगर अब नाउ इफ दे एनालाइज द होल सीरीज रेट्रोस्पेक्टिवली, तो अगर जो रूट को इन्होंने इसी तरह से बैटिंग करने के लिए कहा होता जैसी उसने आज बैटिंग की है, मुझे लगता है कि आज इंग्लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होता। अगर ये 3-0 नहीं भी होता तो मेरे ख्याल से ये जो इंडिया के फेवर में जो 2-1 है स्कोर, ये इंग्लैंड के फेवर में होना चाहिए था। तो अभी इनको समझ में आएगा, क्योंकि आज 112 रन पे 5 विकेट से इन्होंने जब खेलना शुरू किया, उसके बाद लंच के बाद इनका एक भी विकेट नहीं गिरा टी तक। बेन फोक्स और जो रूट आराम से खेलते हुए ले गए। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की इन लोगों ने, 86 रन जोड़े। और
198 फॉर 5 था इनका टी पे स्कोर। और उसके बाद क्या बढ़िया जो रूट ने सेंचुरी मारी है। आज तो बहुत ही गजब की बैटिंग की और हम देखना चाहते हैं जो रूट को इस तरह से बैटिंग करते हुए, फालतू उल्टे सीधे शॉट मार के। और लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद उसको समझ में आ गया कि अगर आज मैंने बदतमीजी की तो ये टीम पैक हो जाएगी 150 या 170 पे। तो उसके बाद जिस तरह से सेंसिबल बैटिंग की है आज, एक तो सबसे बड़ी बात चांसलेस इनिंग्स। इतने बड़े बैट्समैन जब होते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि जब या कोई भी बैट्समैन जब वो रन बनाता है तो उसमें लाइफ्स नहीं होनी चाहिए। तो जब चांसलेस इनिंग्स कोई बैट्समैन खेल के रन बनाता है तो वो देखने में अच्छा लगता है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है, टेक्निकली भी अच्छा लगता है और बैट्समैन को मॉरली भी अच्छा लगता होगा। तो जो रूट ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, जैसा कि हम कल डिस्कस कर भी रहे थे अपने प्रीव्यू वीडियो में कि जो रूट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, ओनली जो रूट कैन। और आज उसने दिखाया भी, 112 रन पे 5 विकेट, फिर उसके बाद फोक्स के साथ उसकी पार्टनरशिप, फिर उसके बाद टॉम हार्टली के साथ थोड़ी बहुत 25-30 रनों की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद जो ओली रॉबिन्सन आया, ओली रॉबिन्सन शुरू में तो लग रहा था कि आउट हो जाएगा लेकिन वो भी सेट हो गया और 50 के ऊपर की पार्टनरशिप कर दी इन लोगों ने। टोटल 302 रन 7 विकेट के ऊपर। इंग्लैंड इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन दिस टेस्ट मैच। जिस तरह से विकेट ने बिहेव किया है तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड बहुत भारी पड़ने वाली है इस टेस्ट मैच में। और मुझे तो हालांकि कभी भी किसी टेस्ट मैच में जब तक पहली पारी में दोनों टीमें बैटिंग ना कर ले तब तक हमें किसी भी नतीजे को प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का विकेट है और इंडिया को चौथी पारी में बैटिंग करनी है, इंग्लैंड ने 302 रन बना दिए हैं। अभी पता नहीं इंग्लैंड कल कितने और रन बनाएगा, वो डिपेंड करता है। अगर शुरू में इंडिया ने अगर विकेट्स नहीं लिए तो ये भारी पड़ सकते हैं। अगर कहीं 400 बना दिए इंग्लैंड ने तो इंडिया 100% ये टेस्ट मैच हार जाएगी। वैसे तो अभी ये स्कोर अपने आप में ही काफी है क्योंकि इंडिया वाले देखिए जब बैटिंग करने आते हैं ना इनके ऊपर भयानक प्रेशर हो जाता है। तो ये अब तो ये चेज करेंगे ना, चाहे वो पहली पारी हो चाहे दूसरी पारी हो, अब इनको चेज ही करना है। इनके ऊपर वो प्रेशर बहुत आ जाता है और फिर ये लोग उल्टे सीधे डिसीजंस लेते हैं बैटिंग करने में, शॉट सिलेक्शन में। आज बेन स्टोक्स की बदकिस्मती रही, बॉल सुर्रा टाइप की हो गई जडेजा की, बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती का एलबीडब्ल्यू हुआ है उसका। तो अभी देखते हैं, हो सकता है हिसाब बराबर चौथी पारी में इंडिया के अगेंस्ट ना हो जाए। और अब जिस तरह का विकेट है और ये जिस तरह से डिटीरियोरेट और होने वाला है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के स्पिनर्स भी इनकी अच्छी खासी नाक में दम कर देंगे। अभी तो जो रूट सिर्फ बैटिंग ही कर रहा है, अभी वो बॉलिंग करने भी आएगा और वो बहुत समझदार और श्रूड बॉलर है। तो बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर तो उनको समझ में आता है कि क्या करना है। बाकी जेम्स एंडरसन तो अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करेगा ही। टॉम हार्टली ऑलरेडी ही हैज टेस्टेड सक्सेस इन दिस सीरीज। शोएब बशीर लाइन पे और टप्पे पे बॉल फेंकता है। इंडियंस के लिए आसान नहीं होने वाला है ये। तो चलिए अब देखते हैं इंग्लैंड कल कितना स्कोर बनाती है फाइनली। और अगर कहीं इन लोगों ने मतलब कोशिश तो ये करनी चाहिए इंडिया को कि कैसे तो भी करके मॉर्निंग में विकेट निकालें सामने वाली तरफ से, भले जो रूट आउट हो या ना हो, सामने की तरफ से इनको विकेट निकालना पड़ेगा। कल नई बॉल भी ड्यू हो गई है, नई बॉल से विकेट निकालें क्योंकि गड़बड़ नहीं करनी चाहिए इनको कि पुरानी बॉल से ही कंटिन्यू करें। एक बार सेट हो गए बैट्समैन, थोड़ा सा इनिशियल टाइम निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तुरंत नई बॉल लो, सामने से बैट्समैन को निकाल दो क्योंकि जो रूट तो अब वो तो उसे पता है अब अगला विकेट जब गिरेगा उसके बाद से जो रूट मारना पीटना शुरू कर देगा। तो जितना जल्दी 8वां विकेट गिरेगा उतनी जल्दी आप पैकअप कर सकते हो क्योंकि फिर जो रूट विल बी रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। इसलिए इनको जल्दी करनी पड़ेगी, सामने से विकेट गिराना है। जो रूट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भले मत करो आप, कुछ अगर अपने आप ही आउट हो गया तो हो गया, अदरवाइज ही इज नॉट लुकिंग टू गेट आउट। तो जितना डिटरमेंट लग रहा है तो देखते हैं, बहुत मजा आएगा कल के मैच में और देखते हैं इंडिया क्या करती है। मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और टॉस इंडिया जो हार गई है उसके बाद से जरूर इंटरेस्ट आया है मैच में, अदरवाइज ये काफी वन साइडेड हो सकता था। हालांकि मैं ये कह नहीं सकता क्योंकि जिस तरह से पहले सेशन में आज हुआ है वो इंडिया के साथ भी हो सकता था। कुल मिला के अच्छा है, विकेट जैसा भी बनाया तुमने तो तुम ही भुगतो, टॉस भी हार गए हो तो मैच बचाओ, जिसकी मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है। तो चलिए मिलेंगे कल के दिन के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।